होम बायर्स है या फ्रॉडुलेंट इंडिविजुअल्स है जो 10-20% पैसा देके रजिस्टर करके गुम हो जाते हैं। रेरा सर्टिफाइज द प्रोजेक्ट, नॉट द प्रमोटर। तो हिंदुस्तान में ऐसा है कि एक स्कैम होता है, फिर उसके लॉ बनते हैं। गो फॉर अ लोन, Go आपका for a आधे home से ज्यादा loan। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि बैंक को लगेगा थोड़ा भी गड़बड़ है वो लोन देगी नहीं। जब हम रेरा के इर्द गिर्द की बातें कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट क्यों फेल हो सकता है अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल? अगर फुल सीसी वाला प्रोजेक्ट है तो आंख बंद करके पैसा डाल दीजिए, ना कि क्योंकि शाहरुख खान ने बोला है कि इधर घर ले लो तो ले लेगा। हाँ, इसके लिए शाहरुख खान कर्टन बेचता है, बट घर बेचने में कितना ये सही चलेगा ये मुझे डाउटफुल है। वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन, व्हाट इज द डर्टी सीक्रेट ऑफ रियल एस्टेट? There was a policy which came called RERA. एब्सोल्युटली। रेरा के पहले और रेरा के बाद का एक बहुत 360 डिग्री टर्न आउट हुआ है, ऐसा कॉमन लोगों को लगता है। और आज भी कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि रेरा का महत्व क्या है। सो कैन यू प्लीज गिव अस सम इनसाइट अबाउट हाउ रेरा हैज ट्रांसफॉर्म्ड द इंडस्ट्री, has transformed the financial viability and transformed the common man's security, and last, the hooliganism of the developers and the builders who used to take their own sweet time to develop. आई टेल यू, जैसे बिफोर क्राइस्ट और एडी होता था, बीसी एंड एडी, वैसे एरा प्री रेरा एंड एरा पोस्ट रेरा, ये वाला सिंड्रोम है। और उसी टाइटल पे मैंने एक बुक लिखी है, एरा पोस्ट रेरा, जहाँ पे मैंने इसको माइथोलॉजी से एक्सप्लेन करने को ट्राई किया है। तो हिंदू माइथोलॉजी में समुद्र मंथन एक बहुत बड़ा इवेंट माना गया है, जहाँ अमृत के लिए दानव और देव ने एक मंथन किया था। तो रेरा कुछ ऐसा ही है, जहाँ पे वो अमृत है आपकी ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिन, टाइमली कंप्लीशन, गुड क्वालिटी, और उसके लिए ये पूरा समुद्र मंथन हुआ है। अब समुद्र मंथन में डिस्ट्रक्शन भी हुआ था, क्योंकि साथ में विष भी निकला था। तो वैसे थोड़े कलामिटीज भी रेरा के हो चुके हैं। जैसे कि ये एक्ट टेनेंट्स के लिए नहीं है, ये सोसाइटी मेंबर्स के लिए नहीं है, ये लैंडलॉर्ड के लिए नहीं है। इनफैक्ट वो तो लैंडलॉर्ड को जॉइंट डेवलपर भी मानता है, सोसाइटी को जॉइंट डेवलपर मानता था, जिसे वो प्रमोटर कहते हैं, तो को प्रमोटर मानता था। डेवलपर के लिए भी कलामिटी है कि रेरा के अंदर आपको सभी स्टेक होल्डर्स को लेना चाहिए था। तो डेवलपर की कंप्लेंट होती है कि अप्रूविंग अथॉरिटी मेरा सबसे बड़ा पेन है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मैच वानखेड़े में है और आप खिलाओगे सिडनी में, तो प्रॉब्लम तो होने वाली है। तो आपने शेड्यूल डिसाइड कर दिया कि वानखेड़े का है, और सडनली मैच के दिन बोला कि नहीं नहीं अब फ्लाइट पकड़ के सिडनी जाना है, अपना वेन्यू चेंज हो गया, वेदर कंडीशन चेंज हो गया। तो वैसे ही गवर्नमेंट जो रियल एस्टेट के अप्रूवल्स है उसमें इस तरीके के पिच चेंज कर देती है। तो आपने प्रोजेक्ट लिया था एक एक्स अप्रूवल एक्स कॉस्ट के साथ, और आप जब प्रोजेक्ट करने जा रहे हो तब तक ये अप्रूवल्स और सिनारियो ही चेंज हो जाता है। तो अप्रूविंग अथॉरिटी रेरा के अंदर नहीं आती है। दूसरा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिस पे हमने विस्तार से बात किया, और उनकी नटखट हरकतें, वो भी रेरा के अंदर नहीं आती है। तो वो कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, और आप आरबीआई के पास थोड़ी कंप्लेंट लेके जाओगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, और वो बोलेगा डेवलपर कंप्लेंट कर रहा है, तो सुनवाई भी नहीं होती है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम है ऐसे थोड़े होम बायर्स है या फ्रॉडुलेंट इंडिविजुअल्स है जो 10-20% पैसा देके रजिस्टर करके गुम हो जाते हैं। मतलब ऐसे अब हजारों केस जमा हो गए जहाँ पे होम बायर ने 10-20% पैसा दिया है, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट किया है, और वो गुल है, प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया है, डेवलप हो गया है। मैं ये मेरे कभी सुनने में नहीं आया।
और मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक डेवलपर फ्रेंड है पुणे से, वो बोलता है मेरे पास ऐसे 20 एग्रीमेंट जमा हो गए। आज 20 एग्रीमेंट मतलब उसके 30 करोड़ कम से कम अटक गए उस प्रोजेक्ट में फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। उसने टाइमली कंप्लीट किया है, रेरा के अनुसार 10% पैसा आने पे रजिस्टर किया है, और जो डिमांड नोट पे डिमांड नोट दे रहा है वो दे भी नहीं रहा है। अब हमारे रजिस्ट्रार के पास या रेरा के पास वो प्रोविजन नहीं हुआ करता था कि ऐसा भी सीन हो सकता है। तो आपको दोनों साइड कॉइन की देखनी चाहिए। तो ये मैं आपको देना चाहता हूँ कि दो साइड का पक्ष है। तो डेवलपर्स के भी पेन पॉइंट्स है जो एड्रेस नहीं हुए अभी तक रेरा में। कॉमन मैन के भी ये पेन पॉइंट्स है कि आज मेरे को सोसाइटी डेवलप हो रही है तो मैं रेरा में कंप्लेंट ही नहीं कर पाता हूँ वगैरह। तो रेरा के ये दो पहलू है। बट एट अ लार्जर लेवल व्हाट इज रेरा? तो जैसे हिंदू माइथोलॉजी में माना गया है कि हमारी त्रिकोणी है, कि शिव है, विष्णु है और ब्रह्मा है। तो वैसे रेरा को चलाने वाले भी त्रिकोणी है, आर्किटेक्ट, आरसीसी कंसल्टेंट और आपके सीए। इनके जो सर्टिफिकेट रखते हैं उससे आपका प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस डिटरमाइन होता है। वेरी ब्यूटीफुल इनसाइट। तो ये तीन जब मिलके अपना कुछ भी सर्टिफिकेशन देते हैं उसके बेस पे ही आपका प्रोजेक्ट प्रोग्रेस डिटरमाइन होता है। तो मैंने ये एग्जाम्पल उस बुक में दिया है कि ये कैसे माइथोलॉजी से रिलेट होता है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि रेरा के अंदर द प्रोजेक्ट इज सर्टिफाइड नॉट द प्रोमोटर। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, रेरा सर्टिफाइज द प्रोजेक्ट नॉट द प्रमोटर। तो इसमें ये हो जाता है कि दुबई में प्रमोटर कंपनी को सर्टिफाई किया जाता है, प्रोजेक्ट को नहीं सिर्फ। तो अगर आप जैसे सिबिल या बैंकिंग के अंदर माना गया है केवाईसी, तो अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है और एक जगह पे भी डिफॉल्ट किया है छोटा सा भी, तो दूसरी बैंक सचेत हो जाती है सिबिल के द्वारा। वो सिस्टम नहीं है रेरा के अंदर। आज आपने अगर कोई प्रोजेक्ट में डिफॉल्ट किया है तो पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि आप एसपीवीज बदलते हो, आप कंपनीज बदलते हो और आपका प्रोजेक्ट सर्टिफाई हो रहा है। So individual is not been certified. द प्रोजेक्ट इज सर्टिफाइड। दूसरी समस्या मैं आपको समझाता हूं। रेरा पहले वेरीफाई भी नहीं करता था किधर से क्या अप्रूवल्स आ रहे हैं। आज बॉम्बे के अंदर एसआरए का अप्रूवल है, सिटको का अप्रूवल है, बीएमसी का अप्रूवल है। उस वजह से केडीएमसी, कल्याण डोंबिवली में एक बहुत बड़ा स्कैन हुआ कि लोग रेरा के नंबर छापने लगे Oh, या रेरा या अप्रूवल छापने लगे, जिस वजह से ऑफिशियल रेरा नंबर मिल गया उनको। तो अभी ये सिस्टम्स एंड बैलेंसेस चेक्स अभी बिल्ट इन हो रहे हैं। तो हिंदुस्तान में ऐसा है कि एक स्कैम होता है फिर उसके लॉ बनते हैं। तो समस्या ये थी, लोग आईओडी सीसी को अभी छाप के दे रहे थे, क्योंकि बैंक्स और लेमैन क्या बोलता है कि मुझे रेरा नंबर दिखेगा तो मैं पैसा डालूंगा। तो रेरा क्या बोलता था, अप्रूवल दो। अब वो लैंड्स पे अप्रूवल हो ही नहीं सकती है, तो उन्होंने अपने फर्जी आईओडीसीसी जमा कर दिए और रेरा ने देखा आईओडीसीसी है तो रेरा नंबर दे दिया। कोई लोगों ने रेरा नंबर ही छाप दिया। अब इसमें गलती मैं बोलूंगा बैंक्स और होम बायर्स की भी है, क्योंकि रेरा नंबर जब आता है तो कितने होम बायर्स रेरा की वेबसाइट पे जाके उस रेरा नंबर को डाल के उस प्रोजेक्ट के डिटेल देखते। अगर आप सर्वे करोगे तो 10,000 में से 10 लोग भी नहीं देखते ही है, so you think, sir, 0.01%। every individual who is a respective buyer or who is an aspirant buyer should go on the website and check all the और कीप अ legalities? प्रोफेशनल हु कैन हेल्प यू डू दैट। अगर आप आपकी जीवन पूंजी, अगर आप आपके अगले 20 साल की जीवन पूंजी एक एसेट में लगा रहे हो, तो भैया 20,000 25-30,000 का एक लॉयर तो रख दो जो आपके लिए ये काम करके देवे, जो रेरा की वेबसाइट पे जाए। अभी तो रेरा ने और सहूलियत करके दे दी है कि आप बारकोड को स्कैन करके भी चेक कर सकते चेक हो। कर सकते हो। तो कम से कम विजिट करो। एक बढ़िया सा पोर्टल बनाया गया है जिसमें डेटा अवेलेबल है, लोग देखते हैं रेरा नंबर है तो बस खत्म। So you mean to say हम रेरा के वेबसाइट पर जाए, हम वो प्रोजेक्ट जो सर्टिफाइड है, अप्रूव्ड है, उसके उसके ऊपर डिटेल्स देखें। डिटेल्स, अभी डिटेल्स में क्या देखना चाहिए? अब रेरा ने विस्तार से टैब बना के रखे। जब आप इंफॉर्मेशन भी लेते हो, आप सर्टिफाई कराते हो प्रोजेक्ट, तो रेरा बहुत सारी डिटेल्स लेता है। तो डिटेल्स जैसे कि आपका प्रोजेक्ट का टाइटल सर्टिफिकेट जमा कराइए। टाइटल सर्टिफिकेट में आपको पूरी कहानी मिलेगी। आपके प्रोजेक्ट में सोल्ड अनसोल्ड का डेटा डालिए। तो बिल्डर बोलेगा मेरा सब बुक हो गया, नहीं, आप रेरा पे देखो क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, क्या बुक हुआ है, नहीं बुक हुआ है। उस प्रोजेक्ट का लिटिगेशन हिस्ट्री डालिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का लिटिगेशन है। उधर आपको पीआर कार्ड मिल जाएगा,
पीआर कार्ड में दिखेगा ये लैंड लीज होल्ड है, फ्री होल्ड है। फ्री होल्ड है तो डेवलपर ने परचेज की है लैंड या जॉइंट डेवलपमेंट किया है। जॉइंट डेवलपमेंट किया है तो किसके साथ किया है, कौन इसका ओनर है, वगैरह। तो रेरा इज वेरी रिच ऑन डेटा, रेरा इज वेरी रिच ऑन डिटेल्स। समस्या ये है कि जाता कौन है और देखता कौन है। कोई नहीं दिखता है। सो अगर किसी को 1 करोड़ का भी प्रोजेक्ट 1 करोड़ का भी घर लेना है या 100 करोड़ का घर लेना है, उसकी एक चेक्स एंड बैलेंसेस एक ही स्पेसिफिक होगी? आज बहुत सिंपल सी बात है, आप बैटिंग कर रहे हो इंटरनेशनल मैच के लिए, फर्स्ट क्लास मैच के लिए या आईपीएल के लिए, आपकी जो टेक्निक है वो तो सेम है। तो आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका जो ड्यू डिलिजेंस करना है, अगर आप खुद नहीं कर सकते, जो नॉर्मली हम नहीं कर पाते, तो हमें वकील रखना चाहिए। वकील रखने से, और अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हो जिसकी कीमत 3 करोड़ के ऊपर है, 5 करोड़ के ऊपर है, 10 करोड़ के ऊपर है, तो आपको सॉलिसिटर रखना चाहिए। सॉलिसिटर आपके बिहाफ पे सारी चेकिंग करेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा, सेफगार्ड करेगा, और कोई भी पॉसिबल प्लस या माइनस है तो बताएगा। हमारी दिक्कत ये होती है कि हम खुद को ही सॉलिसिटर और लॉयर बना के खुद ही पढ़ लेते हैं व्हेन वी आर नॉट इक्विप्ड। सो व्हाट आर दोस चेकलिस्ट व्हिच वी हैव टू दूसरा, फॉलो? अगर आपको ये सब नहीं करना है, आपको ना लॉयर रखना है ना सॉलिसिटर रखना है, आप बोलोगे यार ये मेरे को करना ही नहीं है, तो भाई एक छोटी सी लोन ही ले लो। आप 10 लाख की लोन ले लो। अब 10 लाख की होम लोन लोगे तो आपको 2-3 फायदे। आप तो एक जो ब्याज भरोगे उसके ऊपर इनकम टैक्स में भी आपको फायदा मिलने वाला है। दूसरा, फ्री में ड्यू डिलिजेंस आपको बैंक करके देगी, और जितनी छोटी लोन बैंक का उतना बढ़िया होता है ड्यू डिलिजेंस। Okay. So जितनी छोटी लोन। so for a common man, one message we can give through our podcast is go for a loan. Go आपका for a आधे home से ज्यादा loan। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि बैंक को लगेगा थोड़ा भी गड़बड़ है वो लोन देगी ही नहीं। और अगर दो बैंकों ने होम लोन नहीं दी, या जो मार्केट रेट है उससे 1 या 2% ज्यादा पे होम लोन दी है, तो दो प्रॉब्लम है। या तो आपकी इनकम एलिजिबिलिटी या रिपेमेंट एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम है, या तो प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है। वो भी बैंकर बता देगा, क्योंकि बैंकर का भी टारगेट है आपको लोन देना। तो लोन लीजिए, लोन बहुत अच्छी चीज है जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, और आपका फ्री ड्यू डिलिजेंस हो just जाएगा। for the academic knowledge, definitely banking is the very beautiful way of getting the audits done. But अगर मुझे देखना ही है कि क्या चेक्स एंड बैलेंसेस करना है, तो तो व्हाट आर द सबसे टॉप 5 सबसे थिंग्स इम्पोर्टेंट, अप्रूव प्लान कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट, फ्रॉम द लेटेस्ट कॉर्पोरेशन? फ्रॉम द कॉर्पोरेशन। अब बीएमसी ने पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है। तो अगर आपके प्रोजेक्ट के 3 या 4 डिटेल भी आपको पता है, लोकेशन किधर है, प्लॉट नंबर क्या है, आर्किटेक्ट कौन है, तो सिटीजन सर्च करके एक पोर्टल है, आप गूगल पे डालिए बीएमसी सिटीजन सर्च। कोई भी व्यक्ति वो प्रोजेक्ट का डिटेल निकाल सकता है, और पूरा अप्रूवल स्टेटस, नोट शीट, आईओडी कॉपी, सीसी कॉपी निकाल सकता है। अब अप्रूव प्लान में आप देखोगे कि भाई किसी के रिप्रेजेंटेशन पे मत जाओ, कौन सा फ्लैट है, कौन सा फ्लैट नंबर है, कौन सा व्यू है, क्या अप्रूवल मिला है, कितना कारपेट है, आपको दिख जाएगा। तो पहले तो आपके फ्लैट की जो डिटेल के लिए आपको लेटेस्ट आईओडी सीसी कॉपी इंपॉर्टेंट है। अब बीएमसी में जाओगे, आरटीआई करोगे तो भी मिल जाएगी, ओके। बट बीएमसी का प्रोजेक्ट है, मुंबई का प्रोजेक्ट है, तो ये तो ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर ये बैंगलोर का प्रोजेक्ट हुआ, दिल्ली का प्रोजेक्ट हुआ, तो लोकल अथॉरिटी के पास आरटीआई कीजिए, आरटीआई में आपको मिल जाएगी। तो ये पहला चेक पॉइंट हो अप्रूव्ड गया, प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, पीआर कार्ड, ये बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि प्रॉपर्टी कार्ड में आपको उसका टाइटल समझेगा, ये फ्री होल्ड लैंड है, लीज होल्ड लैंड है, वकफ लैंड है, इसमें ओनर्स कौन है, बिल्डर ने खरीदा है कि नहीं खरीदा, कितनी गज की जमीन है, वगैरह। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा डॉक्यूमेंट मैं बोलूंगा डेवलपमेंट प्लान या डेवलपमेंट रिमार्क। तो किसी भी सिटी का एक नक्शा बनता है कि जिसे हम कहते हैं डीपी प्लान, डीपी रिमार्क। वो डीपी प्लान, डीपी रिमार्क दिखाएगा कि आजू बाजू आपके प्लॉट को छोड़ के क्या चल रहा है, क्या रोड डेवलपमेंट हो कटिंग रही है कि नहीं, आपके बाजू में हॉस्पिटल आ रही है, आपके बाजू में टावर आने वाला है, क्या हो सकता है। तो वो एरिया का डेवलपमेंट प्लान, आपके प्लॉट का डेवलपमेंट प्लान देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको फ्यूचर समझे। आप एक घर लेते हो मिनिमम 20 साल 30 साल के लिए, तो अगले 20-30 साल में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो आपको ये डेवलपमेंट प्लान बता देगा। ये 3 चेक करना तो मतलब बहुत ही बेसिक चेक लिस्ट है।
Approved plan, property card and IODCC अप्रूव IODCC. कॉपी, और ये कपल्ड विद एक लॉयर का प्रेजेंस और एक छोटा सा होम लोन, आप 100% सेफ रहोगे। कोई गुंजाइश ही नहीं है आपकी गलती होने की, Okay, अगर ये 3 चीजें आपने सही से की तो। very good insight. So when we go for the mortgaging of the property, अभी for example हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, हमने उसको कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए मॉर्गेज कर लिया। मॉर्गेज करते वक्त हमको क्या-क्या चेक करना चाहिए? सिंपल है, मॉर्गेज करने के वक्त आपको कम से कम 3 या 4 बैंक्स से आपको लेना चाहिए ऑफर्स। डू नॉट गो टू एन एनबीएफसी, banks are cheaper than NBFC. Banks have more stringent norms. They will lend you lesser, they will check you more, but they will give you better terms. Okay, और एटलीस्ट 3 या 4 बैंक से आप लीजिए आपका ऑफर, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा एक दूसरे का फर्क। आप Okay. कभी भी कोई चीज लेते हो, जब 2-3 जगह, आज तो लोग जोमेटो और स्विगी पे भी भाव चेक भाव कर 5 लेते हैं पैसा 10 कि पैसा कितना फर्क पड़ रहा है। और मैं कुछ ऑर्डर कर रहा था, 200 रुपए का फर्क पड़ रहा था, तो मैं बोला यार इधर नहीं इधर चेक करते। तो आप जब करोड़ों की प्रॉपर्टी लेते हो तो कम से कम 3 बैंक से तो आपको निकालना चाहिए। डू नॉट गो टू एन एनबीएफसी। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली यू डू नॉट हैव मच कंट्रोल ऑन देयर टर्म्स, तो आप आपस में भिड़ाओ, उसमें जो बेस्ट निकले वो आपका वो टर्म्स आपका है, टर्म्स का। बाकी आप डिक्टेट नहीं कर पाओगे। ये फाइनेंशियल जायंट्स है, डेवलपर की नहीं सुनते, होम बायर की क्या सुनेंगे। क्या सुने? वेरी वेरी ब्यूटीफुल इनसाइट सर। अब जब हम रेरा के इर्द गिर्द की बातें कर रहे हैं, तो लीगल पिटफॉल्स क्या हो सकते हैं? कोई भी प्रोजेक्ट क्यों फेल हो सकता है अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल सो थिंग? अप्रूवल्स, फाइनेंस, आज के दौर में जब भी मैं बोलता हूँ 5 या 6 साल रेरा के हो गए हैं, उसमें यही 2 कारण हो सकता है कि प्रोजेक्ट फेल होता है, कि उसके अप्रूवल्स टाइम पे नहीं आते और उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर। पर रेरा अप्रूव्ड है, मतलब उसके पास सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड है ना? अब अप्रूवल के अंदर 2 टाइप के अप्रूवल है, एक है पार्ट सीसी, एक है फुल सीसी। रेरा बोलता है कि आप उतना ही बेच सकते हो जितने की सीसी है। अब होता यह है कि आपने एक प्रोजेक्ट बन रहा है समझो 30 माले का, उसकी सीसी है 15 माले की, रेरा भी 15 माले तक का है। अब आपने ले लिया 15वां माला, पर डेवलपर की प्लानिंग है 30 माले की। अब उसको जब तक वो फुल सीसी नहीं आएगा, वो प्रोजेक्ट आपका एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट ही बना रहेगा। दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इसमें कोई लीगल पिटफॉल है इस अप्रूवल के लिए। अगर फुल सीसी वाला प्रोजेक्ट है तो आंख बंद करके पैसा डाल दीजिए, फुल सीसी मतलब ओसी फुल्ली कंप्लीशन अप्रूवल। होगा। फुल सीसी मतलब उसका पूरा अप्रूवल है, मतलब उसने गवर्नमेंट को पूरा प्रीमियम भरा है। पार्ट सीसी मतलब गवर्नमेंट को पूरा प्रीमियम भरा नहीं गया है, और रेरा भी उतना ही माल बेचने देती है जितने की सीसी है। ओके, सो सीसी का तो अभी समझ में आ गया कि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होता है। अब कमेंसमेंट सर्टिफिकेशन के बाद ओसीए आता है एक सब्जेक्ट। करेक्ट, और फिर बीसीसी, व्हाट इज बीसीसी? बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ओके, सो दैट इज आल्सो मैंडेट। सो कैसा आता है, आपका सीएफओ अप्रूवल, आपका आईओडी, आपका सीसी, आपका फुल सीसी, आपका ओसी और आपका बीसीसी, ये इसका सीक्वेंस है। फायर अप्रूवल मतलब आपका प्लान फायर ऑफिसर ने अप्रूव अप्रूव किया कर है लिया है, कि जो ये कॉर्पोरेशन के norms के कॉर्पोरेशन हिसाब से। गाइडलाइंस है। फिर आईओडी आता है। आईओडी का फुल फॉर्म है इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, मतलब कौन सी चीजें हैं जिसके करने से आपका अप्रूवल कैंसिल हो सकता है। ओके, बट आईओडी प्रिंसिपली क्या करता है, आपके बिल्डिंग के प्लान को अप्रूव करता है कि आप ऐसी बिल्डिंग बना सकते हो। अब इसमें जब भी आप बिल्डिंग बनाना शुरू करते हो तो आपको गवर्नमेंट का प्रीमियम्स देना है। अगर आपने पूरा प्रीमियम भरा है तो आपको मिलती है फुल सीसी। अगर Okay. आपने पार्शियल प्रीमियम्स भरा है तो जितना प्रीमियम भरा है उतना उतनी की CC पार्ट सीसी मिलती है। पार्ट सीसी मिलेगी। अब आपने सीसी ले ली, आप काम कर सकते हो, आप रेरा कर सकते हो, आप माल बेच सकते हो, सब कर सकते हो, बैंक आपको पैसा भी देगा। अब जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसकी आती है ओसी, और ओसी के बाद आपने सोसाइटी फॉर्म कर दी, लैंड कन्वेंस दे दिया, प्रोसीजर्स कंप्लीट कर दिए, तो आता है बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ओके, ओसी ही बहुत बड़ी चीज मानी गई है, रेरा में भी ओसी की मान्यता ज्यादा है। तो बीसीसी तो खैर इज अ सब्सिक्वेंट प्रोसीजर, क्योंकि डीम कन्वेंस भी अवेलेबल है और आज ज्यादातर लोग लैंड रिकन्वे कर ही देते हैं। बट ओसी आपका एक माइलस्टोन है, और अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहते हो
तो मेरी सलाह रहेगी कि आप फुल सीसी वाले प्रोजेक्ट्स में जाइए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अटकते नहीं है। ओके, सो ये जो जर्नी है अप्रूवल से लेके बीसीसी तक की, इसके बाद आता है सोसाइटी फॉर्मेशन, करेक्ट। बराबर है? व्हेन अ डेवलपर और बिल्डर ट्रांसफर्स हिज राइट टू द सोसाइटी, सोसाइटी बन जाती है। दो किस्म की मैं तो बात इसमें करूँगा। 2 चीज़ है। एक है रेरा का बोलना है, अगर आपका सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल्स हो गया है अंडर कंस्ट्रक्शन, तो सोसाइटी जी। इवन इफ द बिल्डिंग इज नॉट मेड शुड बी फॉर्म्ड। Reconveyance of land in the favor of society comes after OC. सो ये जो कन्वेंस डीड, डीम कन्वेंस जिसको हम बोलते हैं, बराबर है? तो ये जो डीम कन्वेंस है, ये डेवलपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है करके देना, या सोसाइटी अपने नहीं नहीं, लेवल पे कर सकती है? डेवलपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सोसाइटी फॉर्म हुई है, ओसी के बाद वो लैंड अभी ट्रांसफर होनी चाहिए सोसाइटी के नाम पे। अब बहुत सारे डेवलपर पहले इन्होंने ये किया ही नहीं था, जानबूझ के या छूट गया था, क्योंकि लैंड जब तक आपके नाम पे है, उसकी एफएसआई भी आप ले सकते हो, आपके टाइटल कंप्लीट नहीं होता है सोसाइटी का वगैरह। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया कि वैसी सोसाइटीज जिनको अब रीडेवलपमेंट में जाना है, जो 30-40 साल पहले बनी हुई है, उनके नाम पे अगर डेवलपर ने कन्वेंस करके नहीं दिया, और अब वो डेवलपर की कंपनी भी मौजूद नहीं है, डेवलपर मौजूद नहीं है, तो डीम कन्वेंस का प्रोसेस करके दिया है, जो बहुत ही सिंपल, सरल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहाँ पे आप गवर्नमेंट द्वारा सोसाइटी के नाम पे पीआर कार्ड ट्रांसफर करा के ले वो सकते हो। डीआरडी ऑफिसेस जो होते हैं। एग्जैक्टली, आप ऑर्डर निकाल सकते हो। तो वो डीम कन्वेंस का प्रोसीजर है इन केस ऑफ सोसाइटीज वेयर डेवलपर डिड नॉट डू हिज जॉब। बट ओसी आ जाता है तो नॉर्मली डेवलपर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रांट द कन्वेंस इन फेवर ऑफ सोसाइटी। जनरली हमने देखा है ये 500 करोड़ के, 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वर्क अपॉन विद सम मार्केटिंग फैशन। बड़े-बड़े एलईडीज़ में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नीचे होता है। एक सुंदर सी महिला होती है या एक स्मार्ट स्टड सेलिब्रिटी होता है जो वो घर बेचता है। हमने देखा है बहुत बार सेलिब्रिटीज़ को यूज़ किया जाता है टू सेल द हाउस। Is this the right way of marketing any product? Because celebrity तो celebrity है। So I will say, you know, I'll give you my opinion on these things, and एवरी डेवलपर खुद में एक राजा है, जो वो करता है सही होगा, इसके लिए कर पा रहा है। बट द वे आई लुक एट दिस, आज आप एक एफएमसीजी प्रोडक्ट जो 100 रुपए का है, या एक कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो 10,000 का है, उसमें आप एक सेलिब्रिटी एंगल लाते हो, तो यू गेट अ इमीडिएट फील के यार मैं वो विराट जो ड्रिंक पीता है वो मैं पी रहा हूँ और मैं ट्राई करूंगा। फिर ट्राई करके मेरे को लगता है कि नहीं यार, वो जो पी रहा है वो तो सही नहीं है, बोगस है, बट आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज 100 रुपीज फॉर दैट। मैं मेरा लाइफ का सेविंग, एक सेलिब्रिटी बोलता है कि इधर घर लो, और वो तो रहता भी नहीं है वहां पे, उसके लिए मैं मेरे पूरी लाइफ की सेविंग और अगले 10-20 साल की भी सेविंग में नहीं लगाऊंगा, ये मेरा मानना है। रियल एस्टेट का बेस्ट मार्केटिंग क्या है? वर्ड ऑफ माउथ। अगर आपकी जो गुडविल है उस पे लोग पैसा लगाएंगे। अगर कोई 2 आदमी बोलेगा नहीं तो इधर फ्लैट खरीद, मेरी गारंटी इधर सही काम होगा तेरा, ये बिल्डर सही आदमी है, तेरे साथ कुछ भी ऊपर नीचे भी हुआ तो ये संभाल लेगा, तो वो ले लेगा। ना कि क्योंकि शाहरुख खान ने बोला है कि इधर घर ले लो तो ले लेगा। हाँ, इसके लिए शाहरुख खान कर्टन बेचता है, बट घर बेचने में कितना ये सही चलेगा ये मुझे डाउटफुल है। यू माइट गेट द आई बॉल्स बट यू मे नॉट गेट द चेक। तो आपको अटेंशन मिलेगा लेकिन चेक रियलाइजेशन नहीं होगा। रियलाइजेशन होगा कि नहीं। तो जो मार्केटिंग कैंपेन में बोलते हैं कि ट्रैक्शन कितना आया और कन्वर्जन कितना आया, तो ट्रैक्शन शायद मिल जाए, बट कन्वर्जन क्योंकि कोई सेलिब्रिटी ने कहा है ये मुझे डाउटफुल लगता है। और अभी जो नॉर्थ में किस्सा हुआ है उसके बाद तो सेलिब्रिटी भी 2 बार सोचते हैं, क्योंकि उनका नाम लगाने पे जब फ्लैट बिके गए थे और वो प्रोजेक्ट जब डिफॉल्ट हुआ तो उन पे भी कार्रवाई हुई। तो ये होने के बाद कितने सेलिब्रिटीज आर वेरी कंफर्टेबल आल्सो डूइंग दिस इज अनदर क्वेश्चन। और ये एस्पेक्ट इंटीरियर में भी जाता है। थोड़े सेलिब्रिटीज है जो इंटीरियर्स करके देते हैं,
स्मॉल टाइम हाउसेस। एग्जैक्ट। तो जो अपार्टमेंट, लग्जरी अपार्टमेंट का इंटीरियर का ये सेलिब्रिटी द्वारा कराने का काम है, करता तो उनकी टीम ही है, बट इट इज कॉल्ड एज अ ब्रांडेड इंटीरियर, बिकॉज यू गेट दैट फील कि एक सेलिब्रिटी ने मेरा घर डिजाइन करके दिया है। तो मार्केट हर चीज की है, बट शायद इंटीरियर में ये चल जाएगा, बट प्रोजेक्ट लेवल पे प्रोजेक्ट लेवल पे चले नहीं कि चले। नहीं, ये मेरे हिसाब से मुश्किल है। रादर इफ यू फोकस ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ऑन द अम्यूनिटीज, ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द प्रोजेक्ट, ऑन द क्वालिटी, ऑन द लुक एंड फील, तो वो ज्यादा चलने के चांसेस है, ना कि कोई सेलिब्रिटी को लाके कर पाना। वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन, व्हाट इज द डर्टी सीक्रेट ऑफ रियल एस्टेट? So actually I'll tell you, real estate is the most simplest thing. आज बॉलीवुड में आपका हर फ्राइडे डिसाइड कर लेता है कि एक 300 करोड़ का प्रोजेक्ट चलेगा कि नहीं। अपनी आबादी इतनी है कि कोई भी गलत प्रोजेक्ट भी निकल जाता है, क्योंकि हर किस्म के बायर और हर किस्म के लोग अवेलेबल है उस प्रोजेक्ट को ऑब्जॉर्व करने। लेकिन एक बड़े से बड़ी मूवी 200-300 करोड़ पे बनी है, मेगा स्टार्स है, 400 लोग ने काम किया है, मैन आवर्स हजारों चले गए, उसका एक फ्राइडे का एक शो और एक रेटिंग सोशल डिसाइड मीडिया करता पे है। डिसाइड कर लेता है। तो मैं तो बोलूंगा ये सबसे तो भी बहुत आसान बिजनेस है, इफ यू कंपेयर इट टू द मूवी बिजनेस। इफ यू कंपेयर इट टू द ऑटोमोबाइल बिजनेस, तो रियल एस्टेट में 400 चीज लगती है एक घर बनाने, एक गाड़ी बनाने 80 चीज लगती है। तो इन अ वे दे आर सिमिलर, कि इधर 80 प्रोडक्ट्स हैव टू बी असेंबल्ड टू मेक अ कार, बट यू हैव टू असेंबल 400 थिंग्स टू मेक अ होम, टू मेक अ बिल्डिंग। गाड़ी कब बिकती है? जब वो रेडी हो जाती है। आपसे शायद 50,000 1 लाख रुपया लेंगे टोकन, बट बाकी तो आपको पेमेंट कब करनी है? जब गाड़ी रेडी हो जाती है। अब आपने मेहनत से गाड़ी बनाई, रिसर्च किया, फैक्ट्री लाइन डाली, पार्ट्स बनाए और करके एक गाड़ी रेडी हो गई, और एक रिव्यू कोई डाल देता है, नहीं ये गाड़ी बेकार है। तो पूरा का पूरा असेंबली लाइन बेकार, एक फैक्ट्री का पूरा बेल्ट बेकार, और हजार करोड़ों की इन्वेस्टमेंट बेकार। तो मेरा मानना है रियल एस्टेट के साथ ये दुर्घटना होती नहीं है। रियल एस्टेट तो बहुत सिंपल बिजनेस है। आपने प्रोजेक्ट लिया है, वो प्रोजेक्ट को आप डिलीवर कर दो टाइम पे, बस उतना ही ये कस्टमर चाहता है कि भाई मैंने आज ये लिया है, तो मेरे को तुम मेरे 3 या 4 साल में दे दो घर। अब 19-20 रहेगा तो बेच के निकल जाऊंगा, कोई तो खरीदार रहेगा, बट दे दो। ये बेचने खरीदने के चक्कर में, डू यू थिंक बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी इज अ पैरेलल बिजनेस ऑफ सम स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स? सो ये होता लाइक था। ऐसा है कि कोई कोई मिलता है तो कहते हैं आई एम इनटू रियल एस्टेट, सो व्हाट डू यू डू इनटू रियल एस्टेट? ट्रेडिंग। इधर हाँ, सो ये होता था इन द बिफोर क्राइस्ट एरा, जिसे कहते हैं हम ईरा प्री प्री रेरा। रहरा। रेरा आने के बाद ये लगभग बंद हो चुका है। उसका कारण है कि हम पे स्टैम्प ड्यूटी भी लागू कर दी गई है, जीएसटी लागू कर दिया गया है। तो पहले लोग अलॉटमेंट लेटर लेते थे जिस पे पैसा देते थे, रजिस्टर करना कंपलसरी था नहीं, और फिर उसको फ्लिप कर देते थे। बट रिस्क ये रह जाता है कि आपने रजिस्टर नहीं की है प्रॉपर्टी, तो देन यू आर एट द मर्सी ऑफ द डेवलपर वेदर ही विल ऑनर दैट अलॉटमेंट और नॉट। तो आइडियली लोग प्रेफर करते हैं मैं स्टैम्प ड्यूटी भर दूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे 5% जीएसटी है। तो आपका जब 11% ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, प्लस आपके ऊपर शॉर्ट टर्म में, अगर आपने 3 साल से पहले किया तो शॉर्ट टर्म गेन है 30% है, तो यू आर ऑलरेडी इंकरिंग एन एक्सपेंस ऑफ 41%। 5% stamp duty, 6% GST, 30% tax. So you will, even if you double the money, which is almost impossible, still you will only get 1.5 times. So it is not worth doing the trading business in the era post RERA. सो खरीदा बेचा, it will be a Not possible. stupid thing. And it should not be done also, because real estate should not be used as a speculative activity. It is a stable asset class for a long term capital appreciation. इसको ना आप एक ब्लू चिप स्टॉक के जैसे करो। आप रिलायंस का शेयर ले बेच नहीं करोगे, उसमें ट्रेडिंग में नहीं कमा पाओगे। हाँ, आप एक पेनी स्टॉक बोलो या एसएमई स्टॉक बोलो, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो कि मैंने लिया इंट्राडे बेच दिया, इतना मुनाफा किया वगैरह। तो वो
रियल एस्टेट में कर पाना मुश्किल है। मुश्किल है, एटलीस्ट इन इरा पोस्ट रेरा. Okay. Now, these buying and trading, there's a new concept of business which has come up with. Uh, they buy the entire building on lease, okay, and उसको वो lease out कर देते हैं rentals पे. So, developer और जो भी उसको सर्विस अपार्टमेंट्स वहाँ पे चलाते हैं या कोई भी चलाते हैं या कुछ भी अब जैसे आपने बताया को ओनर को स्पेस ऐसे शुरू हो गए कॉन्सेप्ट्स. तो जो रियल एस्टेट का जो मार्केट है वो फॉर एग्जांपल नए कुछ प्लेयर्स लाइक ज़ोलो दे हैव कम अप विद तो ये मैं मानता हूँ कि ये एरोप्लेन जैसा बिजनेस है. द मॉडल साउंड्स गुड, but I would say the fundamental behind checking this is who your lessee is very important. Don't check the returns, don't check the deal. First check who is paying you on a month-to-month basis. Okay. How old are they? What is their source of revenue? What is their reserves? Who are their investors? What if they get a dry month? What if their business is 50%? Will they be able to sustain? What is their track record? That is much more important than the return that you are initially promised. Okay. Your capital will only be safe if what you are promised is going to get delivered. And for it to get delivered, the checking of the lessee is much more important, because your entire premise of investing is that I'm getting XYZ returns on a regular basis. So that is the key over here.